आज फिर कक्षा 9th की क्लास में हम उपस्थित हैं। प्रिय बच्चों, जैसा कि कल हमने देखा था कि किस प्रकार फ्रांस में क्रांति हुई, क्या परिस्थितियां बनी, क्या कारण थे। क्रांति हो गई, क्रांति होने के बाद निश्चित है उसका कोई ना कोई घटना जब घटती तो उसका कोई ना कोई परिणाम निकलता है। तो ऐसे ही फ्रांस की क्रांति के भी क्या परिणाम निकले, हम इन पर आज चर्चा करेंगे। हम देखें तो फ्रांस की जो क्रांति है विश्व की महानतम घटना थी और इसके बड़े दूरगामी परिणाम आए। जैसे इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। पुरातन माने जो व्यवस्था चली आ रही थी, अर्थात राजतंत्र। इस क्रांति की एक महत्वपूर्ण देन है मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का पतन। सामंती व्यवस्था का मतलब था जो शासन तानाशाहों के हाथ में था, उसका अंत हो गया। इसके बाद फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा मानव जाति की स्वाधीनता के लिए एक महत्वपूर्ण है। इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया और इसका परिणाम ये हुआ कि यूरोप के बहुत सारे देशों में क्रांतियों की शुरुआत हो गई। एक और पॉइंट है, फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। अर्थात दुनिया में राज्य जो बनेगा उसका कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। अर्थात किसी भी देश में लोग जिस धर्म को मानना चाहें अपनी स्वेच्छानुसार मान सकते, इसका मतलब ये था। इसके साथ एक और जो परिणाम निकल कर आया वो है कि इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। इस क्रांति ने इंग्लैंड, आयरलैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों की विदेश नीति को प्रभावित किया। अर्थात और देशों को ऐसा लगने लगा कि अगर हमने अपनी विदेश नीति को पुनर्निर्धारित नहीं किया तो हमारे देश में भी ऐसी क्रांति हो सकती है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक मत है कि फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा का स्रोत थी। और हम देखें कि इस क्रांति के बाद फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सैनिक गौरव के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की। तो ये था कि फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर क्या असर पड़ा। अब अगला हेडिंग इसी में है कि इस फ्रांस की क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका विश्व पर जो प्रभाव पड़ा वो है कि यूरोपीय देशों में लोकतंत्री सिद्धांतों का प्रसार हुआ। जहां अभी तक राजतंत्र था वहां लोग लोकतंत्र की बातें करने लगे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के सिद्धांतों ने विश्व की राजनीति में हलचल मचा दी। संसार के अनेक राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार का प्रचलन आरंभ हो गया। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में निरंकुश शासन का लगभग अंत हो गया। अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर के अन्य देशों के शासकों ने शासन व्यवस्था में अनेक सुधार किए और जन कल्याण के कार्य किए, क्योंकि उनके मन में यह डर बैठ गया था कि अगर हमने अपने देश में लोगों की भावना का ध्यान नहीं रखा तो निश्चित है हमारे देश में भी ऐसी ही बड़ी क्रांति होने की संभावना है। इसलिए उन्होंने अपनी शासन नीतियों में सुधार करना ही उचित समझा। फ्रांस में जो क्रांति हुई उस क्रांति के द्वारा एक राष्ट्रीय सभा बनाई गई और उसके द्वारा पूरे फ्रांस के लिए कानून बनाए गए। उन कानूनों को बनाने का अधिकार केवल नेशनल असेंबली को प्राप्त था। इस राष्ट्रीय सभा द्वारा या नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए जो कानून हैं कुछ मुख्य इस प्रकार थे। नंबर 1, 3 दिन मजदूरी करने के बाद 25 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले पुरुष कर चुकाने के बाद सक्रिय नागरिक बन जाते थे, अर्थात उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया। बकाया नागरिकों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। संविधान की शुरुआत पुरुष और नागरिक अधिकारों के घोषणा पत्र के साथ हुई। इस घोषणा पत्र में जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बराबरी का अधिकार, नैसर्गिक तथा आवश्यक अधिकार बताए गए। ये जो राष्ट्रीय सभा द्वारा कार्य किए गए
उनके कार्य और प्रभाव अगर हम देखें तो राष्ट्रीय महासभा ने 4 अगस्त 1789 को सामंतों तथा पादरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के प्रस्ताव पास किए और इन्हीं राष्ट्रीय संविधान सभा के कार्यों की कड़ी में एक और कार्य किया गया कि राष्ट्रीय महासभा ने चर्च द्वारा कर लेने पर रोक लगा दी तथा चर्च की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। इसके अलावा एक और पॉइंट है, राष्ट्रीय महासभा ने 6 फरवरी 1790 को धार्मिक मठों को बंद कर दिया। जहाँ तक राष्ट्रीय सभा संविधान सभा के प्रभाव की बात करें तो संविधान सभा द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका प्रभाव क्या पड़ा लोगों पर। नंबर 1, या देश की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त हो गए, दास प्रथा का अंत हो गया, संविधान सभा के कार्यों ने विश्व में प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त किया, क्रांति के विरोधियों को क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा गुलेटिन माने फांसी दे दी गई, फ्रांस में स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व का युग आरंभ हो गया। इस चित्र में राजनीतिक प्रतीकों के मायने जो दिखाए गए हैं, इसका मतलब जैसे टूटी हुई जंजीर जो ये प्रदर्शित करती है कि लोग आज़ादी का प्रतीक है जंजीर का टूटना। इसके अलावा आप देखेंगे ये अकेली छड़ पड़ी है, इसका कोई यूज नहीं है, जबकि इसके गट्ठर बांध दिया जाए तो ये ताकत बन जाती है। तीसरा चित्र दिखाया गया है, एक आँख त्रिभुज के अंदर बनी है जो ये बताती है कि हमें कैसे ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरण अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा दोगी। अगर हमें ज्ञान है अपनी आज़ादी का, हमें अपने अधिकारों का, तो निश्चित हम उन्हें प्राप्त करके रहेंगे। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था और यह है लास्ट में एक सांप अपनी पूंछ को अपने मुंह में दबाए हुए है जो सनातनता का प्रतीक। सनातन माने लगातार ये व्यवस्था चलती रहे, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये आज़ादी के प्रतीक चिन्ह आपके सामने दर्शाए गए हैं। आगे हम देखते हैं कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। राजतंत्र माने राजा की व्यवस्था, उन्मूलन माने उसे खत्म किया गया और गणतंत्र माने जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की स्थापना की गई। अब आगे देखते हैं कि क्या ये व्यवस्था कितने दिन चली, कैसा हुआ इसके साथ, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जब लोगों ने क्रांति की तो मजबूर होकर के लुई 16वें को सत्ता त्यागनी पड़ी और 1791 के संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन उस पर ऊपर से लगाए गए अंकुश से वो विक्षुब्ध था, अर्थात वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति मतलब राजतंत्र वाली स्थिति चाहता था कि सारे अधिकार हमें मिल जाएं, और इसके लिए उसने प्रयास भी किए। जैसे प्रसा जर्मनी के राजा से उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी, उसकी मदद से वो अपनी खोई हुई ताकत को वापस लाना चाहता था। फ्रांस में घट रही जो घटनाएं थी उससे अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे और इसके लिए भी अपने लिए, देश के लिए भी खतरा मान रहे थे। इसलिए कहते 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन इधर क्या था कि जो क्रांतिकारी लोग थे वो भी इन राजा की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे बराबर। तो उन्होंने जो है ना 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों की संख्या में स्वयंसेवक सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे और उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग कहा, जिससे जो आसपास के यूरोपीय राजा थे वो लुई 16वें का साथ दें, ऐसा उसने आह्वान किया। इधर क्रांतिकारी राजा की इन हरकतों से के विरुद्ध इसे आज़ादी की जंग कहा और उनके सामने निकल पड़े और देशभक्ति के तराने गाते थे। वे कवि रॉजर दी लायल द्वारा रचित गीत मार्शले गाते हुए पेरिस की सड़कों पर निकल पड़े। जो गीत गाया गया था आज़ादी का, वही बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना। और ये जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना एक दल बनाना शुरू किया जिसे हम कहते जैकोबिन दल। युद्ध के बाद युद्ध जो चला उस युद्ध में
देखें हम तो फ्रांस पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। इससे महंगाई बढ़ गई, आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई और 1791 में जो संविधान बनाकर तैयार किया गया था उसके खिलाफ असंतोष बढ़ा और लोगों ने इस बढ़ती हुई महंगाई और बिगड़ती आर्थिक दशा के लिए इस संविधान को माना और मानव अधिकारों की घोषणा पत्र के विरुद्ध थे ये लोग। तो इसके साथ साथ उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो नया कानून बनाया गया 1791 का, इसमें बहुसंख्यकों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था, अर्थात गिने चुने लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था, जिनमें अमीर लोग खास तौर से थे। इससे भी लोगों में नाराज़गी थी। इसमें आम आदमी को वोट का अधिकार नहीं मिला था, तो वो लोग जगह जगह जहाँ इकट्ठे होते थे, दुकानों पर, पान की दुकानों पर, वहाँ इसी संबंध में चर्चा होती थी कि आखिर हमने ये जो क्रांति की, इस क्रांति से हमें क्या मिला। तो ये जो जैकोबिन क्लब बनाया गया था, इसमें ज़्यादातर समाज के ऐसे कम समृद्ध लोग अर्थात कम धनवान लोग शामिल थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकरी व दिहाड़ी मजदूर इत्यादि। इनका ये मानना था कि हमने ये क्रांति जो की, इसमें हमें तो कोई वोट का अधिकार भी नहीं मिला। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो सब आपस में मिलकर रहते थे और लगातार राजा के खिलाफ योजनाएं बनाते रहते थे। इसके राजा के विरोध के प्रतीक स्वरूप उन्होंने लाल रंग की टोपी पहनी थी, जो आप चित्र में देखेंगे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। इस दल का सबसे प्रभावशाली नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था, जो आगे चल करके जैकोबिन दल के गुट ने जिरोंदिस्ट दल का गठन कर लिया और जिरोंदिस्तों ने उदारवादी नीति अपनाई। अर्थात जो जैकोबिन दल था उसके बाद में दो दल हो गए, एक उग्रपंथी और एक नरमपंथी। तो जो रॉबेस्पियर था वो उग्रपंथी था। उसने आज़ादी के लिए एक हिंसक योजना बनाई और 10 अगस्त 1792 की सुबह उन्होंने ट्यूलेरियो के राजमहल पर आक्रमण कर दिया, राजा के अंगरक्षकों को मार डाला तथा राजा को भी बंदी बना लिया और नेशनल असेंबली पर दबाव डालकर राजा और उसके परिवार को गिरफ्तार करने का प्रस्ताव पारित कराया। और उस प्रस्ताव में ये फैसला लिया गया कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक पुरुष को, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो, मतदान का अधिकार दिया गया। साथ ही संपत्ति या कर देने की शर्त हटा ली गई। ऐसी परिस्थिति में जैकोबिनों ने लुई 16वें को क्रांति का विरोधी बताकर 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन मशीन द्वारा मौत के घाट उतार दिया। गिलोटिन मशीन एक प्रकार की फांसी देने की मशीन थी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि फ्रांस में राजतंत्र का अंत हो गया। हम देखेंगे इसमें एक हेडिंग दिख रहा है, आतंक का राज 1793 से लेकर 94 के बीच में। इसे हम आतंक का युग भी कहते हैं, जिसका नेतृत्व रॉबेस्पियर द्वारा किया जा रहा था। रॉबेस्पियर के हाथ में जब सत्ता आई, जिसका नेता था जो ना जैकोबिन दल का नेता था, तो इसने कहते कई लोगों को गिरफ्तार करवाया, क्रांतिकारी न्यायालयों द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया और इनमें गणतंत्र के शत्रु, कुलीन, पादरी, राजनीतिक दल के सदस्य सम्मिलित थे। इन सबको फांसी पर चढ़ा दिया गया। किसानों को बाध्य किया गया कि वे अपना अनाज शहरों में लाकर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचें। साथ ही महंगे आटे पर भी रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए समानता का प्रतीक तथा साबुत गेहूं से बनी समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। सामान्य बोलचाल की भाषा में बराबरी लागू करने की कोशिश की गई। रॉबेस्पियर ने चर्चों को बंद करा दिया गया। उनके भवनों का प्रयोग बैरक या दफ्तर के रूप में किया जाने लगा। तो इस प्रकार हम देखें कि रॉबेस्पियर फ्रांस का एक प्रकार से तानाशाह बन चुका था, क्योंकि उसके द्वारा सभी नीतियों को बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा था। अंततः न्यायालय द्वारा इसे दोषी पाया गया तथा जुलाई 1794 में इसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार आतंक के राज्य की समाप्ति हुई। तो हम देखेंगे कि जैकोबिन दल के जो वो हेड था रॉबेस्पियर, इसने एक राजा को हटा करके
और फिर वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। तो इस प्रकार जनता परेशान हो गई और अंततः ऐसे आतंक के राज का अंत हुआ। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से विशेष आग्रह है कि आप जो हम पढ़ाते हैं, किताब भी आपके पास पाठ भेजा जा रहा है, आप उसका बारीकी से अध्ययन करें और पढ़ाई का पूरा मज़ा लें। धन्यवाद।